बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी जानिब से तमाम मेरे व्यूवर्स को ईद मुबारक और रोज़ों की मुबारक। उम्मीद है कि ईद और रोज़े आपके जो हैं रोज़े अच्छे गुजरे होंगे और ईद भी इंशाल्लाह अच्छी हो रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सियासी मामलात नहीं है, लेकिन बिल्कुल चूँकि ये ईद है तो ईद के मामले पे हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो 16,000 मुलाजमीन की बहाली ही सही मुतल्लिक़ है। क्योंकि इतना अरसा गुज़र गया और अभी तक उनकी बहाली नहीं हो सकी और अब तो ईद भी आ गई है और हमने कोशिश की थी कि ईद से पहले पहले वो मुलाजमीन जो बहाल नहीं हुए वो भी बहाल हो जाएँ। लेकिन चूँकि फिर छुट्टियाँ और ये सारे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि ईद के बाद उन मुलाजमीन की बहाली जो है का अमल जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तकरीबन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है 16,000 में से वो मुलाजमीन जो रिव्यू बोर्ड से बहाल हुए थे 2009 और 2010 में, उनकी बहाली का एक बहुत बड़ा इशू था, बहाली का मसला बना हुआ था। शुरू में ये कहा गया कि रिव्यू बोर्ड वाले मुलाजमीन को जो है वो तफसीली फ़ैसला आने के बाद बहाल किया जाएगा और फिर तफसीली फ़ैसला भी आया और फिर भी उनकी बहाली में रोड़े अटकाए जा रहे थे। दरअसल उसकी वजह यही थी कि जो उस फ़ैसले की इंटरप्रिटेशन थी वो इंटरप्रिटेशन जो है इदारे जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े तौर के ऊपर हुक्म था कि तमाम मुलाजमीन जो है वो ख़ासकर अगर आप आर्डर पढ़ें तो उसमें पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2 के अंदर जो लिखा हुआ है कि पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2 के जो मुलाजमीन हैं वो बहाल होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ था हाँ वो मुलाजिम जो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से उनको निकाला गया था वो बहाल नहीं होंगे। लेकिन आगे एक ये शर्त रखी गई थी कि अगर उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने बहाल कर दिया है तो वो फिर बहाल तस्वर होंगे। तो अब ये कोर्ट ऑफ लॉ का जो मामला है ये मामला लटक गया था और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जितने भी इदारे थे उनको ये कोर्ट ऑफ लॉ शायद समझ नहीं आ रही थी कि कोर्ट ऑफ लॉ। अब बात यह है कि रिव्यू बोर्ड ने इन मुलाजमीन को बहाल किया था तो रिव्यू बोर्ड कोर्ट ऑफ लॉ ही थी। तो यूँ कोर्ट ऑफ लॉ के कंसेप्ट की वजह से और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह से तकरीबन 500 से ज़्यादा मुलाजिम था और लगभग 526 520 का कोई शायद फ़िगर बताया जा रहा था। तो वो मुलाजिम जो हैं वो बहाल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब हमने जो भी वीडियो बनाई, ख़ासकर जो भी मेरी वीडियो आप देखें बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक़, उसमें रिव्यू बोर्ड वालों का मैंने ख़ुसूसन हर वीडियो में तज़किरा किया था, क्योंकि देखिए हर शख्स के जो है वो मसाइल हैं और बाकी लोग तो बहाल हो गए। अब वो 93-96 से सीनियरिटी का इशू उनका रहता है, लेकिन रिव्यू बोर्ड वाले तो बहाल ही नहीं हो रहे थे। लेकिन अब ये सुना है कि उनके जो है बहाली के आर्डर जो है वो तकरीबन कोई इदारे कर रहे हैं कि इसके प्रोसेस में और कुछ बहाल हो चुके हैं। ख़ासकर SSGC के मुलाजिम तकरीबन बहाल हो चुके हैं। लेकिन SSGC के ऊपर मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ, चूँकि SSGC मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा और इसकी वजह और ये भी है कि SSGC के अंदर जितने भी मुलाजिम हैं वो मुलाजिम हैं जो ज़्यादातर दूर दराज इलाकों से, बलूचिस्तान, सिंध, क्वेटा से जिनका ताल्लुक़ था और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और फिर SSGC की जो मैनेजमेंट है वो शायद मैं यूँ आपको कहूँ कि उसकी मैनेजमेंट ये तस्वर दे रही थी कि शायद वो जो है वो सिंध दुश्मन, बलूचिस्तान और ये मुलाजिम दुश्मन है। मैं यहाँ पे तसव्वुर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यही थी। और फिर हुआ क्या कि MD SSGC इमरान मुनियार को लगाया गया और इमरान मुनियार के ज़रिए अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। इमरान मुनियार एक अमेरिकन जो नेशनल होल्डर हैं, एक अमेरिकन शहरी हैं, तो उसको खान साहब ने लगाया, इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने। और यूँ तो वो कहते हैं जी एंटी अमेरिका ने मुझे निकलवा दिया, इक़्तिदार से निकलवा दिया, लेकिन हमेशा इमरान खान की जो मेहरबानियाँ हैं वो अमेरिकन शहरियों के ऊपर हद से कुछ ज़्यादा ही रही। जैसे हम देखते हैं शहबाज गिल ख़ुद उससे डुअल नेशनल है, मुईद यूसुफ उसकी जितनी भी काबीना या उसके वज़रा मुशीर थे वो डुअल नेशनल और ख़ुसूसन ज़्यादातर अमेरिकन नेशनल होल्डर रहे। तो इसी तरह इमरान मुनियार को जो है वो SSGC का लगाया गया और आपने स्कैंडल भी पढ़े होंगे कि इमरान मुनियार के SSGC का चार्ज संभालने के बाद कितने अरबों रुपए की करप्शन हुई और किस तरीके से SSGC को दिवालिया करने की जो है वो कोशिश की गई। बहरहाल मेरा मकसद
مقصد اب وہ SSGC نہیں ہے. میں ملازمین کی بحالی پہ بات کروں گا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تقریباً جتنے بھی لیٹر ایشو ہوئے ہیں SSGC کے ریویو بورڈ والے ملازمین کی بحالی سے متعلق, اس میں میرے ایک قریبی عزیز ہیں, دوست ہیں, یعنی کہ ڈیرہ بگٹی سے ان کا تعلق ہے, بدر, اس بیچارے کو نا بحال نہیں کیا گیا, ابھی تک بحال نہیں کیا گیا. اس کا مجھے میسج آیا, اس سے مجھے انفارمیشن بھی یہ ملی کہ باقی SSGC میں جو ریویو بورڈ والے تھے وہ تقریباً سب کو جو ہے وہ لیٹر ان کے ایشو ہو چکے ہیں, لیکن بدر کے بقول کہ ان کا لیٹر جو ہے ابھی ایشو نہیں ہوا. لیکن جب انہوں نے اپنی مینجمنٹ سے بات کی تو مینجمنٹ کا یہ کہنا تھا, اب بختیار عالم ہے میرے خیال میں, وہ کون سا ہے جو SSGC میں سیکنڈ ان کمانڈ ہے, ایک عمران منیار تو چھٹیوں پہ چلا گیا نا, امریکن شہری ہے, عید کا سیزن ہے تو وہ پہلے ہی تو اب وہ امریکہ میں واپس چلا گیا, امریکن چھٹیوں پہ چلا گیا. تو امید ہے کہ اس کا بھی فیصلہ یہ نئی حکومت کرے گی. لیکن اس کے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں کوئی راجپوت صاحب ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا لیٹر نہیں نکلوایا, اور پھر جو مینجمنٹ ہے SSGC کی, انہوں نے وہ بدر کا لیٹر نہیں نکالا. بدر جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی میں بیٹھا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ SSGC کا پورا جو سرمایہ ہے, جو ایسٹس ہے, جو گیس ہے, اور وہ ساری خاص کر ڈیرہ بگٹی سے ہی نکلتی ہے. سوئی ڈیرہ بگٹی, سوئی گیس, اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, آپ کے سامنے ہے. تو اب ہمیشہ سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے جس علاقے کے وسائل ہوں گے ان علاقوں کا پہلا حق ہوتا ہے. تو میں سچی کہہ رہا ہوں کہ یہ SSGC کی مینجمنٹ کو بے شک سیک کر دیا جائے, لیکن وہ بدر جیسے لوگوں کو جو سن آف سیل ہیں, جن کی زمینوں سے گیس نکلتا ہے, ان کو بحال کیا جانا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے. وہ بیچارہ غریب ہے, چھوٹے سے مطلب وہ ہے ملازم ہے, کوئی بڑا ایگزیکٹو پوسٹ پہ بھی نہیں ہے, تو چھوٹے ورکرز کلاس میں آتا ہے, اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ سے آرڈر لے آئیں اور اس آرڈر میں آپ کی بحالی کا اسپیشل حکم ہو اور ساتھ SSGC کے ادارے کو مینشن کیا ہوگا تو ہم آپ کو بحال کریں گے. ورنہ وہ ریویو بورڈ میں آتا تھا, اس کو میں نے پہلے بھی اس سے متعلق ایک ویڈیو بنایا تھا, تو اس کو ریویو بورڈ والوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک اور لیٹر دیا, کہا کہ اب آپ جا کے جوائننگ دیں, لیکن اس کی جوائننگ نہیں لی گئی. اور اب جب ریویو بورڈ والے ملازم بحال ہو رہے ہیں تو بھی اس بیچارے کو, بدر کو جو ہے وہ بحال نہیں کیا جا رہا. اب دیکھتے ہیں عید کے بعد کہ اس کی بحالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر یہ SSGC والے بحال نہیں کریں گے تو ہم پھر SSGC والوں کا جو ہے وہ جان تو نہیں چھوڑنے لگے. اور خاص کر یہ جو مثالیں فیکٹریوں سے آئے ہوئے ہیں نا SSGC کی مینجمنٹ کو اب سنبھال کے, تو اپنے آپ کو بڑے تمندار یا وہ کیا ترم خان سمجھ رہے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ بہت جلد علاج ہو جائے گا اگر انہیں اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا کہ کس طریقے سے. پھر ہم ان کے لیے اسپیشل آرڈر ہم لیں گے سپریم کورٹ سے, اور وہ آرڈر انشاءاللہ ہوگا سپریم کورٹ سے یا کسی بھی کورٹ آف لا سے لیں, انشاءاللہ وہ آرڈر ہوگا. وہ آرڈر جو ہے وہ ان کی جو غیر قانونی تقرریاں ہیں, جو اعلیٰ مینجمنٹ کے لوگ ہیں, عمران منیار کے بعد جو اور ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ٹھیک ہے, تو ان کے ہم آرڈر لیں گے اور ان کی غیر قانونی تقرریوں سے انشاءاللہ سے متعلق آرڈر ہوگا. ٹھیک. اب SSGC کے علاوہ اور بھی سوئی صدر جو ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کیا نام ہے اپنا ادارے کا, یوٹیلٹی سٹور ہو گیا, خاص کر یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن, یہ بھی جو ہے ملازموں کو ابھی تک بحال نہیں کر رہا. اور IB کے ملازمین, خاص کر IB انٹیلیجنس بیورو کے ملازمین جو ہیں وہ بھی ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں. اور مجھ سے کچھ دوستوں نے رابطہ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم کے نام سے اور یہ سارا کچھ. میں نے کہا چلو میں آپ کو ہیلپ آؤٹ تو ضرور کروں گا, لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے کہ آپ کو بحال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب جب سب ادارے بحال کر رہے ہیں تو IAB والوں کو بھی فی الفور ان ملازمین کو جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص کر میں اب کمیٹی کا نام بتاتا چلتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے ملازمین بحالی کی, اب میں اس سے چند گزارشات کرنے لگا ہوں کہ اس کمیٹی کی جانب سے کچھ معلومات دی جا رہی ہیں. اور کمیٹی ان دنوں ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئی جب سے یہ نیو رجیم آیا, نئی حکومت آئی. اور کیونکہ اس حکومت میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان ملازمین کو شروع میں بحال بھی کیا تھا 2009, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور خود شہباز شریف اور اس کے لوگوں نے بھی جو ہے وعدے وعید کیے تھے ان ملازمین کی بحالی سے متعلق. تو اب وہ کمیٹی جو ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ آئے روز مقتدر جو اقتداری لوگ ہیں, جو اہل اقتدار ہیں, جو اہل اختیار ہیں, وہ ان سے مل رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا خورشید شاہ سے ان کی میٹنگ ہوئی, اسپیکر قومی اسمبلی سے جو ہے
राजा परवेज़ अशरफ, उनसे मीटिंग हुई, और PMLN के जो मैनेजमेंट है ख़ासकर क़यादत है, उनसे भी वो मीटिंग कर रहे हैं। और यूँ मैं आपको बताता चलूँ, मैंने एक ख़बर सुनी और जिस वजह से मैं इस कमेटी से मुखातिब भी हूँ। मुझे ये ख़बर मिली कि कमेटी के मिलने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में एक ऑफिशियल हैं, शफ़ाकत हुसैन शायद उसका नाम है, उसको भाई फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया मुलाजमीन बहाली से मुतल्लिक़। और ये कहा गया कि तमाम मुलाजमीन जो हैं वो अपने कवैफ़ जो बहाल नहीं हो रहे, वो अपने कवैफ़ जो हैं वो PM ऑफ़िस में भेजें। अब बात यह है कि मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा यार इस तरीके से हमें एक मैसेज कन्वे किया गया, हम शफ़ाकत हुसैन जो फोकल पर्सन है उसको नहीं जानते, हमें नहीं पता, तो हम किस तरीके से भेजें? आप हमें कोई बायोडाटा या कोई उस फोकल पर्सन शख्स का जो है वो कोई रब्ता नंबर, कोई कम्युनिकेशन, कोई ईमेल एड्रेस हमें लेके दे दे ताकि हम अपने डाटे भिजवा सकें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन मुलाजमीन की बहाली कमेटी से कि आप बेहतर ये है कि आप उन दोस्तों के सारे डाटा, आपके पास तो एक पूरा नेटवर्क है ना, तमाम इदारों के लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आप ख़ुद डाटा जो है वो कलेक्ट करके तो उस ऑफिशियल को दे दें। अब वो जरा जो डेरा बुगटी में बैठा हुआ है वो बेचारा किस तरीके से अप्रोच करेगा ऑफिशियल को, या उस जो ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फोकल पर्सन जिसको मुकर्रर किया गया वज़ीर आज़म हाउस में, वो कैसे रब्ता करेगा? बात ये चीज़ें समझने की हैं। तो इसी वजह से कमेटी को चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात है तो आपको अपने तौर के ऊपर डाटा कलेक्ट करके तो फिर सबमिट कराना चाहिए। आप अपनी फ़हरिस्तें बनाएं, डाटा कलेक्ट करें, ऑलरेडी आपके पास सारा कुछ कलेक्टेड मटीरियल मौजूद है। तो बहरहाल ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनके फ़र्दन केसेस उनके शुरू होंगे, क्योंकि कुछ जैसे मैंने बदर की बात की है कि वो जो कलेक्टिवली डिसीजन था उसमें तो बहाल कर दिया गया, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स को जो है या सियासी इंतकाम का निशाना या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है, उनकी बहाली में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो अब मैं तमाम दोस्तों से कि जिन की बहाली में रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो अपनी कमेटी से भी रब्ता करें और मुझसे भी रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उनकी आवाज़ जो है ज़रूर उठाएँगे। और एट दी एंड मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तमाम दोस्तों को जो है मेरी तरफ़ से ईद मुबारक हो गई, और बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद फिर हम आपके इस मामलात को उठाएंगे और देखेंगे, और जो मुलाजिम बहाल नहीं होंगे इंशाल्लाह हम उनको भी बहाल करने के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखेंगे। एट द एंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरी तरफ़ से आप तमाम दोस्तों को एडवांस जो है वो ईद भी मुबारक हो गई, रोज़े भी मुबारक हो गए। इंशाल्लाह फिर आपके साथ गपशप होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।